हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका A2M अकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सीरियसली कर रहे हैं यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आपको पता होगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से न सिर्फ हमें एग्जाम का पैटर्न समझने में मदद मिलती है दोस्तों, बल्कि कई बार तो क्वेश्चन सीधा सीधा रिपीट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी दूसरों से एक लेवल हो जाएगी ऊपर। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना है अप्रोच। उसके बाद कैसे आप यूज करेंगे ट्रिक्स और कैसे आप बिल्ड करेंगे अपनी एक्यूरेसी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला सवाल। सवाल कहता है दोस्तों कि समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और साथ में मल्टीप्लाइड है x माइनस 1। और सवाल कहता है कि इसके मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को अगर आपको करना है अप्रोच, तो सबसे पहले तो आपको इसको सेट करना होगा। कैसे दोस्तों? आपको इसे सेट करना होगा इसके मानक रूप में। और मानक रूप क्या होता है दोस्तों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों आपको अपनी इस इक्वेशन को इस रूप में लेके आना है। चलिए दोस्तों, तो अपना स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लिखेंगे ए बी एक्स स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से दोस्तों इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को देखिए। क्या हम इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाइड है आपका x माइनस 1। समझे दोस्तों? चलिए, अब इसके बाद आपके नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनती है? ए बी एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। लीजिए दोस्तों, आपने अपना स्टेप 1 पूरा कर लिया। आपने अपनी क्वेश्चन को उसके मानक रूप तक लेके आ गए हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बताएंगे आपके पेपर 1 और पेपर 2 का ह्यूज डिफरेंस, कि कैसे आपके पेपर 1 और पेपर 2 के सवालों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ऐसे सवाल दोस्तों आपको अपने पेपर 1 में नहीं मिलेंगे। तो यहां तक पहुंचने के बाद दोस्तों आप समझ चुके हैं कि आप अपने इक्वेशन को ला चुके हैं उसके मानक रूप में। तो दोस्तों चलिए, इसके मानक रूप को छोड़ के अगर मैं चाहूं तो क्या मुझे इसके बाकी हिस्से को मिटा देना चाहिए? तो लीजिए दोस्तों, हमारा मानक रूप तैयार हो चुका है। और इसके बाद हम बात करेंगे, मान लीजिए दोस्तों कि हमारे दो मूल हैं। कौन कौन से? एक है हमारा अल्फा और एक हमारा बीटा। दोस्तों मूल का योग क्या कहता है? कि मूल का योग कहता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं? तो माइनस बी बाई ए के। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होते हैं? तो ये बराबर होते हैं सी बाई ए के। अब दोस्तों आपके पास अपनी इक्वेशन रेडी है। आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आप अपनी इक्वेशन से सीधा सीधा देख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बी। समझो दोस्तों? बी की वैल्यू क्या होगी? तो बी की वैल्यू होगी आपकी माइनस ए प्लस बी का
होल स्क्वायर। और सी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? तो सी की वैल्यू होगी आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लीजिए अपनी इक्वेशन में पुट कीजिए दोस्तों। तो आपका पहले क्या बनेगा? आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा। ये क्या बना दोस्तों? तो ये हो गया आपका माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी। और ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। और आपका अल्फा इंटू बीटा क्या बना दोस्तों? तो आपका अल्फा इंटू बीटा बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी। ये दोस्तों आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों बन चुके हैं। अब दोस्तों कुछ मेरे विद्यार्थियों के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर हमने ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यूज असल में निकाली ही क्यों? अब दोस्तों अगर आप सूत्र को भली भांति जानते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि अगर मुझे मूल के व्युत्क्रमों का सूत्र लिखना हो तो वो होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। और इसी को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा क्या बनता है दोस्तों? मेरा बनता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। लीजिए दोस्तों ये था कारण कि आपने क्यों अपने पिछले इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने क्वेश्चंस के हिसाब से प्लान करके चलना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। और ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब आपने बार बार ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या रहने वाली हैं? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ए प्लस बी होल स्क्वायर बटे में ए बी। और ये किससे डिवाइड होने वाले हैं? तो ये डिवाइड होने वाले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी। लीजिए पूरी पूरी वैल्यूज आपकी सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गई और आपका आंसर आया 1। तो दोस्तों सवाल बहुत लंबा था, बहुत पेचीदा भी लग सकता है कुछ विद्यार्थियों को, लेकिन जिन जिन विद्यार्थियों को इसका सूत्र पता था उन्हें पता था कि उन्हें क्वेश्चन में किस किस वैल्यूज तक पहुंचना है और वो अपना क्वेश्चन बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों और इन सूत्रों को अपनी कॉपी में लिखते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका दूसरा सवाल है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू m प्लस 2 इंटू m प्लस 4 हमेशा विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा? ये आपका सवाल है दोस्तों। अब दोस्तों इसके लिए आपका कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं है, ये असल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये कुछ कुछ विद्यार्थियों को देखने से भी पता चल जाएगा, बाकी विद्यार्थी शायद ऑप्शंस को देख के ही इसका अंदाजा लगाए हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी जरूरी है साथ के साथ। तो सोच के देखिए दोस्तों, अगर आप माने कि आपकी m की वैल्यू 1 है तो ऐसे में दोस्तों आपका उत्तर क्या बनेगा? आपका उत्तर बनेगा 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 4 जो कि होगा किसके बराबर? तो 1 गुणे 3 गुणे 5 जो कि बनेगा 15। और 15 किससे विभाजित होता है दोस्तों? 15 आपका विभाजित होता है किससे? तो 3 से। चलिए दूसरी कंडीशन सोचिए, m बराबर 2 सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, m बराबर 2 पुट करके तो आपका बनेगा 2 गुणे 4 गुणे 6। इसका उत्तर आएगा आपका 48। फिर से 48 भी किससे भाज्य है? तो 48 भी हमेशा 3 से भाज्य है। अब अगली कंडीशन सोचिए, m बराबर 3 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 गुणे 5 गुणे 7, है कि नहीं? और इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा दोस्तों? तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 105। और ये भी दोस्तों ये भी आपका 3 से भाज्य। अब कुछ मेरे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर
सवाल करा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यही होती है दिक्कत जब आपके कॉन्सेप्ट बेसिक पे ना क्लियर किए गए हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक पे क्लियर होता दोस्तों, तो आपको पता होता कि गणित के नियम के अनुसार यदि हमें तीन संख्याएं लेनी है, यदि हमें तीन संख्याएं लेनी है जिसमें कि उनके बीच में 2 का अंतर है, मतलब एक m प्लस 2, एक m प्लस 4, तो दोस्तों ये एक सीधा सीधा नियम है कि ये संख्याएं हमेशा अंतिम में 3 से ही विभाज्य होंगी। समझे दोस्तों? तो अगर आपका एक कॉन्सेप्ट बेसिक पे ही क्लियर रहता दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट भी इसके ऊपर आप वेस्ट करते, आप टिक मारते और आगे बढ़ जाते। समझे दोस्तों? तो कुछ कुछ आपके कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी जरूरी है दोस्तों, जो कि बेसिक पे नहीं हुई है तो अब कर लीजिए, क्योंकि अब के बाद मौका नहीं मिलेगा फिर। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल क्या कहता है दोस्तों कि एक छाता 2 विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़ों के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है। अब प्रत्येक टुकड़े का माप दिया हुआ है दोस्तों, प्रत्येक टुकड़े का माप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यह आपके टुकड़े का माप है। अब कहा है कि छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखिए, अगर मेरा कोई भी छाता है और मेरा छाता अलग अलग रंग के टुकड़ों से बना हुआ है, सवाल यही कह रहा है दोस्तों, अलग अलग रंग के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े 2 विभिन्न रंगों के, तो ऐसे में दोस्तों आपको सीधा सीधा किसका सूत्र अप्लाई करना है दोस्तों, आपको सीधा सीधा इस पर अप्लाई करना है अपना हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र दोस्तों, हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे अर्ध परिमाप, और उसके बाद आप जब अर्ध परिमाप निकाल लेंगे तो आप लगाएंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम विद्यार्थियों को ये फॉर्मूला याद होगा। क्या कहता है दोस्तों ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसमें ये ए बी सी क्या है दोस्तों, तो ये ए बी सी है आपके तीनों भुजाएं। समझे दोस्तों? तो चलिए हीरोन का फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे दोस्तों। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें ज्यादा आपका थ्योरेटिकल वैल्यू की कोई उतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ आपकी कैलकुलेशन को आपको करना होगा तेज। तो चलिए दोस्तों हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं तेजी से और आंसर निकालते हैं एक्यूरेसी के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी तीनों भुजाएं ए 20, बी 50 और सी 50, अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा दोस्तों, तो अर्ध परिमाप निकलेगा 20 प्लस 50 प्लस 50 बटे में 2। लीजिए आपका अर्ध परिमाप आ गया 60। अब लगाइए अपना क्षेत्रफल का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लीजिए। क्या क्या है आपकी वैल्यूज, एस की वैल्यू होगी 60, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, तो एस माइनस ए की वैल्यू होगी 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50। लीजिए अब इसको सिर्फ आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको अंतिम में अपना ए प्राप्त हो जाएगा। आपका ए कितना आने वाला है दोस्तों, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। आपका ए आएगा 200√6। ठीक है दोस्तों, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ए आएगा 200√6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े लगे। अब ये जो आया है दोस्तों, ये आया है आपका एक का क्षेत्रफल। आपको कुल कितने टुकड़े थे, 10, लेकिन ये 10 टुकड़े तो असल में 2 रंग के थे, 10 टुकड़े 2 विभिन्न रंगों के थे। और मुझसे सवाल में पूछा है सिर्फ एक रंग का, सिर्फ एक रंग का, मतलब एक रंग के कितने टुकड़े दोस्तों, एक रंग के होंगे सिर्फ 5।
तो 5 से अपना ये 200 रूट 6 को गुणा कर लीजिए दोस्तों, आपका उत्तर मिल जाएगा। समझे दोस्तों? तो इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं दोस्तों, लेकिन कैलकुलेशन और ह्यूरॉन का नियम पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अटेम्प्ट। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल। आपका सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका सवाल कहता है कि एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कह रहा है कि इसका एक मूल जो है वो दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। एक मूल जो है वो दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। तो कौन सी परिभाषाएं सही पड़ेंगी इस पे? अब देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर मैं दो मूल की बात करूं तो इनके दो मूल क्या क्या होते हैं नॉर्मल जब हम मानते हैं, तो एक हम मान लेते हैं अल्फा और एक हम मान लेते हैं बीटा। अब सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि बीटा जो है, एक जो मूल है वो दूसरे मूल का व्युत्क्रम है या दूसरे मूल के व्युत्क्रम के बराबर है कि नहीं दोस्तों? सवाल यही तो कह रहा है आपसे कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब आपको कहा जाए कि आप निकालिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। तो अब जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालने जाएंगे वो भी सी बाई ए करके, तो आपको क्या मिलेगा? क्या आप को ऐसे नहीं लिख सकते कि अल्फा इंटू वन बाई अल्फा, क्योंकि बीटा क्या था? वन बाई अल्फा ही तो था, और इसकी वैल्यू क्या होगी? सी बाई ए। अब खुद बताइए दोस्तों, क्या अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो सकता है? क्या अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो सकता है? हो सकता है। तो क्या सी और ए आपस में बराबर हो गए हैं दोस्तों? क्या सी और ए आपस में बराबर हो गए हैं? और यही था दोस्तों असल में क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या सही होगा। तो क्या सही होगा दोस्तों कि यदि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम बनता है तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे आपका ए और सी बराबर हो जाएंगे। मतलब आपका जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होगा, जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होगा, और जो आपका एक अचर पद होगा, आपका जो एक अचर पद होगा, ये दोनों आपके हो जाएंगे बराबर। समझे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया? इस क्वेश्चन ने ना सिर्फ आपको एक थ्योरी सिखाई, बल्कि उस थ्योरी तक पहुंचने के लिए आपसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करा दी। और यही है दोस्तों, यही है यूपी टेट पेपर 2 का लेवल। और आप जब तक प्रॉपरली पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आप एग्जाम में जाके ऐसे क्वेश्चंस को नहीं फेस कर पाएंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज पर फोकस कीजिए। और इसीलिए A2M अकेडमी बार बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके सामने अलग अलग वैरायटी और अलग अलग टॉपिक को कवर करते हुए ला रही है पीवाईक्यूज, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। चलिए दोस्तों पांचवें सवाल पे आ गए हम। सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने दोगुना हो गया, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए दोस्तों सवाल आसान सा है, सीधा सीधा पूछा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? हम कहेंगे कि मान लीजिए कि मेरा जो मूलधन था वो एक्स था। ठीक है दोस्तों, मेरा जो मूलधन था वो एक्स था। तो सवाल कहता है कि अगर 10 साल का टाइम दिया गया था, 10 साल का टाइम दिया गया था, तो 10 साल के बाद जो मेरा मूलधन था अब वो कितना हो गया है? अब वो हो गया है दो गुना, दो गुना। तो ऐसे में दोस्तों मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? मेरा साधारण ब्याज कितना रहा होगा? तो ये यही तो होगा आपका, यही तो होगा आपके मिश्र धन और मूलधन का अंतर। और ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2x माइनस एक्स, जो कि बराबर होगा किसके? x के। और अब इस क्वेश्चन में अगर दोस्तों आप यहां तक पहुंच गए हैं तो अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली अपना SI का फॉर्मूला लीजिए।
क्वेश्चन की इकलौती डिमांड क्या है कि आपको पता हो SI का फॉर्मूला। आपने पुट किया SI का फॉर्मूला और अब बस आपको करना है सॉल्व। SI आपको दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों? X। प्रिंसिपल क्या है? X। रेट क्या है? पता नहीं। और टाइम 10 साल बटे में 100। सॉल्व कीजिए दोस्तों, सॉल्व कीजिए यहां से। तो आपका रेट क्या निकल के आएगा दोस्तों? आपका रेट निकल के आएगा 10%। समझो दोस्तों। तो सवाल की लैंग्वेज बहुत ज्यादा आसान थी दोस्तों, और बहुत ही आसानी से सवाल हो गया। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए दोस्तों, आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए SI का ये फॉर्मूला। आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। चलिए तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएं। लीजिए आ गया आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि दो रेखाएं हैं, कौन कौन सी? x बराबर 1 और y बराबर 1, दो रेखाएं हैं। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इनके प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन असल में सिर्फ आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन को टेस्ट करने के लिए बना है कि वो चाहता है एग्जामिनर कि आप ये x बराबर 1 और y बराबर 1 को इमेजिन कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम इसको इमेजिन करके देखेंगे। लीजिए, एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। सीधा सीधा क्या मानेंगे कि जो हमारी पहली रेखा है x बराबर 1, ये कैसी रेखा है दोस्तों? तो ये ऐसी रेखा है जो y अक्ष के समांतर एक खड़ी रेखा है। ये y अक्ष के समांतर एक खड़ी रेखा है, समझे दोस्तों। और ये कौन से बिंदु पर x अक्ष को काट रही है? तो ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु होगा आपका 1,0। समझे दोस्तों। और आपकी जो दूसरी रेखा है y बराबर 1, ये कैसी रेखा है दोस्तों? तो ये रेखा जो है दोस्तों, ये x के समांतर है। ये रेखा जो है वो x के समांतर है, और ये y अक्ष को कहां काटती है? तो ये y अक्ष को काटती है 0,1 पे। लीजिए दोस्तों, अब अगर आप क्वेश्चन को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं दोस्तों, मतलब आपकी तैयारी है सॉलिड, तो मुझे क्या आपको बताने की जरूरत है कि ये कौन सा बिंदु है? क्या आपकी इतनी सॉलिड तैयारी के बाद भी मुझे बताने की जरूरत है कि ये कौन सा बिंदु है? आप आंख बंद करके बता देंगे कि ये 1,1 है। और यही तो सवाल ने पूछा था कि प्रतिच्छेद बिंदु का क्या निर्देशांक होगा? तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा 1,1। समझे दोस्तों। तो एग्जामिनर सिर्फ आपसे आपकी इमेजिनेशन समझना चाहता था कि क्या आप रेखाओं को इमेजिन कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आ गया आपके सामने दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर मध्य तथा गुणोत्तर मध्य क्रमशः 5 तथा 3 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि जो ये प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं, कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों? तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, क्या आपको इनका असली मतलब भी पता है? तो अगर आपको इनका असली मतलब पता है तब तो क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर गए। क्यों? क्योंकि समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों? आपका ये जो समांतर माध्य दिया है, ये आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका AM। और AM का फॉर्मूला क्या होता है? तो AM का फॉर्मूला होता है A+B/2, दो संख्याओं के लिए। और ये गुणोत्तर माध्य क्या होता है दोस्तों? गुणोत्तर माध्य क्या होता है? तो गुणोत्तर माध्य होता है आपका GM। और GM का क्या फॉर्मूला होता है? रूट में AB। लीजिए, आपका क्वेश्चन लगभग लगभग तो खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि आपको दोनों तरफ वैल्यूज दी हुई है। A+B/2 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? तो इसकी वैल्यू दी है आपको 5। यहां से निकल जाएगा आपका A+B बराबर 10। समझो दोस्तों, ये आपका एक समीकरण। दूसरा, आपको किसकी वैल्यू दी है? तो आपको वैल्यू दी है रूट AB की। कितनी वैल्यू दी है? तो ये दी है आपको
3, तो ए बी कितना हो गया? तो ए बी हो गया आपका 9। लीजिए आपका दूसरा समीकरण। अब दोस्तों आपके पास ए प्लस बी है और आपके पास ए बी है। अब अगर आप ए माइनस बी निकाल सकें दोस्तों, यदि आप ए माइनस बी निकाल सकें तो आपके पास ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा। आप सॉल्व करेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अगर जानते हो तो आपके पास एक सूत्र होता है दोस्तों। क्या कहता है वो सूत्र? वो सूत्र कहता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो रिलेटेड है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। अगर आप इसमें से 4ab घटाएं तो अब देखिए a प्लस बी आपको मिला हुआ है, ए बी आपको मिला हुआ है। अब इसमें वैल्यूज बस पुट करनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस 4ab। ए बी की वैल्यू कितनी है? 9। तो माइनस कितना हो गया? 36। आपकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 64। तो a माइनस बी कितना आ गया दोस्तों? तो a माइनस बी आ गया आपका √64 यानी कि 8। और अब दोस्तों यहां तक तो हम ले आए सवाल को, लेकिन इसके आगे अगर मेरे दोस्तों आपको सवाल कराना पड़ रहा है तो ये आपकी भी शान के खिलाफ है और थोड़ा सा दोस्तों फिर मुझे भी बुरा लगेगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं, इस बात पर कि इसके आगे ये a प्लस बी बराबर 10 और a माइनस बी बराबर 8, इसके आगे तो दोस्तों आप a और b का मान निकाल ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, साथ में निकालेंगे। देखिए दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को हर चीज आए, लेकिन मैं उम्मीद तो करता हूं दोस्तों कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। इसी बात पे चलिए प्रश्न नंबर 8 करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न? प्रश्न कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना 27:64। तो पूछा है संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए एक अनुपात देके दूसरा अनुपात पूछ लिया, कैसे होगा सवाल? सवाल होगा तब जब आपको दोनों फॉर्मूला पता होंगे। पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पहला फॉर्मूला है आयतन का। क्या कहता है आयतन का फॉर्मूला? कि भुजा का क्यूब करो। और संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला है 6a²। लीजिए दोस्तों, आपके अगर दोनों फॉर्मूला आपके पास हैं तो बस क्वेश्चन को करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन की पहली शर्त v1 बराबर v2 कितना दिया दोस्तों? तो ये दिया है आपको 27 बराबर बटे में 64। और यही तो है दोस्तों आपका a1 क्यूब बराबर में a2 का क्यूब। तो यहां से दोस्तों आपका a1 बाई a2 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? a1 बाई a2 3/4। और अब दोस्तों अब अगर आपको s1 बाई s2 निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? s1 बाई s2 के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है 6a1² की और बटे में 6a2² की। a1 बटे a2 की वैल्यू आपके पास है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे a1² और बटे में a2²। कैसे? जो 6 है ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू दोस्तों आपने यहां पे निकाली हुई है। बस इस वैल्यू को आप यहां पुट कीजिए और आपका उत्तर दोस्तों आपके सामने क्या बन गया? आपका उत्तर बन गया 9/16। आयतनों का अनुपात 27/64 है, तो संपूर्ण पृष्ठफल का अनुपात 9/16। समझे दोस्तों? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल सकते हैं एग्जाम में भी। तरीका यही रहेगा, आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता होते ही सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए और देखिएगा दोस्तों एग्जामिनर हमेशा ऐसे नंबर देगा जो कि क्यूब हो या हो स्क्वायर, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो सके। चलिए आगे हम अपने 9वें सवाल पर। 9वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? तो x² प्लस 1/x² बराबर है किसके? तो ये बराबर है आपके 14 के। तो सवाल आपसे पूछता है कि x³ प्लस 1/x³ किसके बराबर होगा? तो ऐसे में दोस्तों इन सवालों को करने के लिए सिर्फ
आपको इनका एक्सपेंशन पे ध्यान देना है। पहले आप क्या करेंगे, आप यहां से इस पहले टुकड़े से क्या वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपको निकालना है x प्लस 1/x। इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि x प्लस 1/x किसका होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2k। अब देखिए सवाल ने आपको ये वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट कर लीजिए। आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी वैल्यू बन जाएगी 14 प्लस 2 बराबर 16। और x प्लस 1/x कितना बन जाएगा दोस्तों, तो x प्लस 1/x बन जाएगा आपका √16 माने कि 4। यहां से दोस्तों, यहां से आपको अपने x प्लस 1/x की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको अपने दूसरे पार्ट का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान निकालिए। तो अब आप x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आप करेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब, और ये किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x। और अब देखिए दोस्तों, अब देखिए कि सारी की सारी वैल्यूज लगभग लगभग आपके पास है। x प्लस 1/x ये वैल्यू आपके पास है, क्या है ये वैल्यू 4 का क्यूब। सामने क्या है, जो हमें क्वेश्चन ने पूछा है, और इसके बाद यहां पे है 3 और फिर यही सेम वैल्यू यानी कि 4। लीजिए दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको x³ प्लस 1/x³ इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगी, और ये वैल्यू होगी दोस्तों आपकी 52। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ आपको लेफ्ट राइट करा रहा था, और ये इसी लेफ्ट राइट के बीच में आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। समझे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था दोस्तों, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में बार बार मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस आपकी थ्योरी को ही टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सारे विद्यार्थी छोड़कर आते हैं या गलत तुक्का मारते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, लेकिन गलत तुक्का मारने से बचिए। चलिए, तो समीकरण कहता क्या है, समीकरण कहता है कि 10³ प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो a में कम से कम अंकों की क्या संख्या होगी, कम से कम अंकों की क्या संख्या होगी। अब देखिए पहले तो अपना इस 10³ a प्लस a को समझिए, ये क्या है 10³ a प्लस a, क्या मैं इसको 1000 a प्लस a लिख सकता हूं दोस्तों, और क्या यही मेरा 1001 a लिखा जा सकता है, हाँ कि ना। और अब मैंने क्यों कहा था दोस्तों कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस नंबर को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये नंबर हमेशा अपने 3 अभाज्य गुणनखंडों में टूटता है। किस किस में, 7 गुणे 11 गुणे 13, और इन तीनों का गुणा किससे हो रखा है, इन तीनों का गुणा हो रखा है a से। और यहीं शुरू होती है दोस्तों आपकी थ्योरी कि अगर एक संख्या को पूर्ण वर्ग होना है, यदि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग होना है, तो उसके सभी अभाज्य गुणनखंड, उसके जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी घात सम होनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो ये 7 है, आपका जो ये 7 है, आपका जो ये 11 है, आपका जो 13 है, इनकी घात क्या है, इनकी घात है 1। और अगर इन्हें पूर्ण वर्ग बनना है तो ऐसे में a को भी यही सेम वैल्यू बनना पड़ेगा। मतलब a की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, a की वैल्यू होगी 7 गुणे 11 गुणे 13। जब ये ऐसा होगा दोस्तों, तभी तो 7, 11 और 13 की घात
2 हो पाएगी। और ऐसे में दोस्तों ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ए की वैल्यू बन जाएगी आपकी 1001, और यही ए का न्यूनतम मान होगा दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों आपकी ए में कितनी संख्याएं हैं, तो आपकी ए में है कुल 4 संख्या, समझे दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हम आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में आपने एक से एक थ्योरेटिकल, एक से एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे, आपकी थ्योरी टेस्ट हुई, आपकी कैलकुलेशन टेस्ट हुई, आपकी एक्यूरेसी भी टेस्ट हुई, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको A2M एकेडमी पर मिलते रहेंगे दोस्तों। हम ये यूपी टेट मैथ्स PYQ की सीरीज ऐसे ही चलाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा, ये जो PYQs है दोस्तों, ये ना सिर्फ आपको एग्जाम के बारे में बताते हैं, बल्कि कई बार तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी देके जाते हैं। आपकी अप्रोच सुधर सकती है, आपको कौन सी ट्रिक्स लगानी है ये चीज आपको पता चलेगी, और फाइनली क्या आपका इंप्रूव हो रहा है दोस्तों, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें, और हमारी वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा चैनल अभी बन रहा है दोस्तों, तो ऐसे में आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा, और साथ ही साथ हमें जोश देगा कि हम आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस बनाते रहें, और ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए यूपी टेट एग्जाम के लिए लाते रहें। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले PYQs पार्ट नहीं देखे हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि उनमें भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और अगर आपने दोस्तों वो ऑलरेडी देख लिए हैं, तो उन्हें एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले हर रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्क्रीन पर दोस्तों आपको दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।